लास्ट ईयर इतना कुछ होने के बावजूद आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस सेंटर में करा रहे हो। मेरे खुद के सेंटर में आई थिंक 1 मिनट के लिए तो लाइट गया था, बिल्कुल बिल्कुल गया था, मेरे खुद के सेंटर में गया था। वो दौड़ दौड़ के इन्विजिलेटर वो हटा रही थी, खिड़की से पर्दे हटा रहे थे। ऐसे नहीं होता है ना यार एग्ज़ाम। हम तो स्टूडेंट, हम तो बच्चे हैं यार, हमें तो पता है कि हमें एटलीस्ट पता है, हमें भी पता है कि यार एग्ज़ाम कैसे कराया जाता है, कंडक्ट कराओ ना यार सही से। अब कंडक्टिंग बॉडी आपको नहीं हो रहा है तो आप दो दो कंडक्टिंग बॉडी मिल के तो एटलीस्ट कराओ। बच्चे का फ्यूचर के साथ ऐसे मत खेलो यार। बहुत मेहनत करते हैं हम, सब कुछ त्याग देते हैं, एक साधु की तरह ज़िंदगी जीते हैं हम स्टूडेंट्स। बहुत मुश्किल होता है यार, आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको आता है तो आप एटलीस्ट ऐसा तो कुछ करो कि उनके साथ गलत ना हो यार। बिल्कुल गलत है ये, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। इतने बच्चे रोते हुए, इतने ज़्यादा बच्चे बिलखते हुए, वो मेहनत किए हैं इसलिए रो रहे हैं। वो खेल खेल में ऐसे नहीं आगे उठ के कि हमें नीट देना है, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत मेहनत किए हैं, वो पहली बार नहीं रो रहे हैं, वो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। क्वेश्चंस पढ़ूँ, उसे लगाऊँ। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में सारे डेटा दिए हुए थे। बच्चे को फार्मूला भी आता था, मुझे फार्मूला भी आता था, लेकिन उस क्वेश्चंस को पढ़ के उससे डेटा को निकाल के उस फार्मूले में डालना वो टफ हो रहा था उस टाइम, क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं सोच के आया था कि मैं अपनी माँ को बोल दूंगा मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। मैंने अपना सारा कुछ लगाया, मैंने अपना 100% दिया, माँ मेरे से नहीं हो पाया एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम में बैठे रहते आपको नहीं पता होता कि क्वेश्चन टफ है, ईजी है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना। आपको बस यही लगता है कि कुछ या तो मेरे में प्रॉब्लम है या तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से मुझे टफ़ लग रहा है, ये क्वेश्चन टफ़ नहीं है। तो मैं सोच के आया था कि मैं बाहर जाकर अपनी माँ को बोलूँगा, माँ मेरे से नहीं हो पाया, माफ़ कर देना, शायद ये फील्ड मेरे लिए बना ही नहीं। मैं बाहर गया, कुछ बच्चे तो आई थिंक 5-20 तक भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्विजिलेटर बिल्कुल अनट्रेंड थे। वो आपका, मैं तो शायद फर्स्ट सेकंड बेंच पे था तो मेरा पेपर ले लिया था उन्होंने, लेकिन वो इतने अनट्रेंड थे कि वो पेपर ले के जो जिन बच्चों ने पेपर दे दिया, लग रहा था ये कोई मॉक टेस्ट चल रहा है। वो पेपर लेके पेपर गिने जा रहे हैं कितने बच्चों ने पेपर दिया, तब तक कुछ पीछे के बच्चे पेपर बैठ के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, वो सॉल्व किए जा रहे हैं। उनको 20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा मिला। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप CCTV चेक करवा सकते हो मेरे सेंटर का, अगर कोई सुन रहे हैं NTA की तरफ से तो। ऐसा हुआ है मेरे सेंटर पर, मैंने देखा है। बच्चे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, बच्चे कुछ बच्चे OMR भर रहे हैं लास्ट 20 मिनट तक। मैं यहाँ अपना नीट का जर्नी बताने आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन आके मैं अपना नीट का जर्नी बताऊँ, जो कि एक नीट 2025 आपको पता ही होगा कितना ट्रेजिक रहा सब स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल भी ये मेरे लिए भी उतना अच्छा नहीं रहा। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ किस उतार चढ़ाव से ये पूरा जर्नी मेरे लिए रहा है। मेरे नीट 2024 में 620 मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में, जो कि बाद में एक फिजिक्स के क्वेश्चंस की वजह से आपको पता ही होगा, फिजिक्स के एक वो बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन जो था आइटम्स वाला, उसमें नेगेटिव होकर मेरे 615 मार्क्स बने। मेरे को उम्मीद था कि हो सकता है कि इस साल एटलीस्ट कोई GMC मिल जाए मेरे को, बट वो उम्मीद धीरे धीरे टूटता नज़र आ रहा था। जिस कंडीशन में पूरा देश था, जिस कंडीशन में हम लड़े जा रहे थे रिजल्ट्स के लिए, जिस तरीके से लीक हुआ क्वेश्चन, सबको पता है लीक हुआ, बट उसका कुछ समाधान नहीं निकला, उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। मैं वेट करता रह गया, बहुत वेट किया। मैं कॉन्फिडेंट था एटलीस्ट मुझे कोई GMC मिले, लेकिन जब मैंने रैंक देखा अपना, वो रिज़ल्ट जो 4 जून को आया था वो रिज़ल्ट, सॉरी, वो रिज़ल्ट इतना ट्रेजिक था कि वो मैं टूट गया था बिल्कुल पूरे तरीके से। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा रैंक इतना हाई चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी बहुत बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत बच्चों के साथ हुआ। बहुत ही ट्रेजिक रिज़ल्ट था। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल कि मैं अब करूं क्या, क्योंकि बचपन से मैंने एक सपना देख के रखा था, वो डॉक्टर का टैग, वो वाइट कोट, वो स्टेथोस्कोप गले में, लेकिन वो सपना बिल्कुल टूटता नज़र आ रहा था। लेकिन जब देखा था तो उसे पूरा भी करना था। वेट किया, बहुत वेट किया कि एटलीस्ट कुछ भी हो जाए। बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी ऑप्शन आया, बट मैं उतना इकोनॉमिकली अपने पेरेंट्स से पैसे लेना चाह नहीं रहा था, क्योंकि एक्चुअली में एट लास्ट ये एग्ज़ाम जो है ये बच्चे के टैलेंट पे डिपेंड करता है ना, कि आप डॉक्टर बन रहे हो, खुद से बन रहे हो। ये कोई जोर ज़बरदस्ती वाला तो प्रोफेशन है नहीं, आपको खुद से बनना है।
ये आप इसमें अपने पेरेंट्स के इतने सारे पैसे डाल के, ये आपका टैलेंट डिज़र्व नहीं करता। अगर आप टैलेंटेड हो सच में, आप डॉक्टर बनने आए हो तो ये प्रोफेशन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल 100% बच्चे के टैलेंट पे डिपेंड करता है, ना कि पैसे से आप प्राइवेट चले जाओ या आप फॉरेन चले जाओ। मेरे हिसाब से तो मुझे वो सही नहीं लगा, और मिल भी रहे थे तो बहुत अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो मैं बहुत वेट किया आपका जुलाई अगस्त के टाइम पे, जब कुछ दिखा नहीं, कुछ भी कहीं से। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिसके 645 650 मार्क्स भी आए, उनको भी कॉलेज नहीं मिला। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था कि मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं था हमको कि मैं प्राइवेट प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करूं। लेकिन लास्ट में वही वो सपना, वो वाइट कोट, वो खींच के मुझे फिर से प्रिपरेशन के लाइन में ले गया। मैं गया, एलन उस टाइम स्कॉलरशिप वगैरह भी दे रहे थे। ये चीज़ मैं अप्रिसिएट करूँ या क्या करूँ, बट मुझे अच्छा लगा कि कोचिंग सपोर्ट करे। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स का जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, जिनके मार्क्स आए थे, वो डिज़र्व करते थे, उनको कोचिंग्स ने सपोर्ट किया। मुझे अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिला था, एटलीस्ट आई थिंक 90% का स्कॉलरशिप था। मैं गया एलन, मैंने एडमिशन लिया फिर से वहीं पे। बहुत मुश्किल होता है फिर से वही चीज़ों को फिर से पढ़ना, वही बुक्स में वो मेमोरीज़ जो आपने बहुत सारे साल गुजारे। हाँ, मैं बता दूं, मेरा ये 3rd ड्रॉप था। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। 3rd ड्रॉप एंड 4th अटैम्प्ट। तो मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वो फिर से वही चीज़ों को पढ़ना, वही क्वेश्चंस लगाना, फिर से वही मॉक टेस्ट का वो सिलसिला वही जो चलता जा रहा है। बच्चे फिर से उसी झुंड में रोज़ आ रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। मैं टूट चुका था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट, हमारा देश का जुडिशरी जो है, वो एटलीस्ट एक अच्छा डिसीजन दे बच्चों के हित में। लेकिन मैं वेट करता रहा। मैं हमेशा सारा जजमेंट देखता था। मैं वो 1-1 घंटे का, आप लोग भी देखते होंगे जो पिछले साल नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे, वो 1-1 घंटे का जजमेंट, वो सारे सबूत लाना, बहुत सारे बच्चों का आंदोलन करना, जो रास्ते पे उतर के कोचिंग्स इंस्टीट्यूट सारे रास्ते पे आ गए थे, सब आंदोलन कर रहे थे, कैंडल मार्च वगैरह सब कुछ हो रहा था। बट वेट करते करते टाइम बीतता गया, प्रिपरेशन साथ में चलता गया जैसे चलता है। आपको पता होगा स्टार्टिंग में वही बेसिक मैथ्स, वेक्टर वगैरह सारे कोचिंग्स में वही पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, जो कि मुझे नीडेड था नहीं। मुझे वो सारा चीज़ क्लियर था, बट फिर भी करता जा रहा था, क्योंकि एक पैटर्न में चलना होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, डिसिप्लिन मैनर में, आपको पता ही होगा। तो मैं करता गया। लास्टली आपको पता होगा क्या जजमेंट आया। उन्होंने माना ही नहीं कि ये क्वेश्चन लीक हुआ। पूरा देश जानता है, पूरा सारा स्टूडेंट्स जानते थे सारे कि क्वेश्चन लीक हुआ, किस तरीके से हुआ, कहाँ हुआ, सबको पता। हम सब जानते थे ये चीज़ों को। बट फिर भी उस चीज़ को भुला के बहुत टूटा भी मैं उस टाइम। मुझे लग रहा था कि शायद रीनीट हो जाए। मैं पीछे से अपने बैकअप प्रिपरेशन को रखा हुआ था। मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ों को रिवीजन कर रहा था। अब मैं नहीं, मेरे कोटा में मुझे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी मिले जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। वो भी मेरे साथ बैकअप प्रिपरेशन रखे हुए थे कि ताकि फिर से एग्ज़ाम होता है तो हम उसमें एटलीस्ट जीएमसी पाने के लायक तो परफॉर्मेंस कर ही लेते। तो हम प्रिपरेशन करते जा रहे थे। मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, जो सच बात है, बहुत अच्छे नहीं। 500, 550 से फिर बढ़ते गए। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मॉक्स तो मैंने पूरे साल में एटलीस्ट बस 3 ही छोड़े होंगे, बाकी सारे मैंने मॉक्स लगाए। वो भी बहुत कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैंने छोड़े थे। और वो जर्नी फिर से चलता गया। मॉक्स में नंबर इम्प्रूव होते गए, बहुत अच्छे मार्क्स आते गए। मैं 1 साल तक बिल्कुल घर नहीं आया, बिल्कुल। मैं ना घर वालों से मिला, मैं घर आया ही नहीं। सारे बच्चे घर गए, सब, मेरा पूरा हॉस्टल खाली हो गया था पूरा। मैं वहीं रुका क्योंकि मुझे लड़ना था। जो भी सिस्टम हो, ये चाहे आपका एनटीए हो, एनटीए का जो भी चीज़ हो, मैं लड़ता रहा। और वो मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरे अंदर वो फाइटर इंस्टिंक्ट है। मैं लड़ता रहा। मैं अपना सारा 100% दिया मैंने पूरे साल। और मैं लड़ता गया, मॉक्स दिया, प्रिपरेशन सब बहुत अच्छा चल रहा था प्रिपरेशन। मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी ऑर्गेनिक में, एलएन में, कि
मुझे आदत थी, मैं जितना भी लास्ट ईयर प्रिपरेशन मैंने किया था उसमें मैंने चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक कर रखा था, तो मुझे चैप्टर वाइज थॉरोली सारे याद थे। तो ऑर्गेनिक में मुझे थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वहाँ के टीचर्स अनऑर्गेनाइज्ड क्या बोलो आप, उनका एक अलग सिस्टम है, वो रिएक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में NSR ESR वो वैसे करके पढ़ाते हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया स्टार्टिंग में, फिर भी मैं करता गया, बहुत किया। 1-1.5 महीने तक मैंने उस पर काम किया। मुझे बिल्कुल भी उसका कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। क्वेश्चंस हो रहे थे, बट जब कंबाइंड क्वेश्चंस आते थे मुझे कुछ ज़्यादा उससे एफिशिएंसी मिल नहीं रहा था उस क्वेश्चन से। ना मैं फास्ट कैलकुलेट कर पा रहा था, ना फास्ट मैं सॉल्व कर पा रहा था क्वेश्चंस को। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो लास्टली सब कुछ करने के बाद मुझे फिर कोई ऑप्शन दिखा नहीं। लास्ट टाइम आ चुका था, जो कि शायद 2 महीने के लगभग शायद बचे हुए थे, कुछ 2 महीने से ज़्यादा ही थे। तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैं बाकी तो सर से पढ़ा ही था मैं, ऑर्गेनाइज्ड वही जो भी आप बोलते हो रिएक्शंस के पैटर्न में, तो वो थोड़े बहुत पता थे, लेकिन वो मेरे दिमाग में वो अडॉप्टेड नहीं था। मुझे वो उस पैटर्न में क्वेश्चंस करने की आदत नहीं थी। तो मैं फिर NCERT पर रिलाई किया। मैंने पूरे NCERT को फिर से थॉरोली स्टार्टिंग से पढ़ा, जिस पैटर्न में मैं हर साल पढ़ता आ रहा था। ऑर्गेनिक मेरा बहुत अच्छा था नहीं लास्ट ईयर तक भी, बट आदत हो गया था। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे मैंने ऑर्गेनिक को रट लिया था NCERT वाइज, चैप्टर बाई चैप्टर सारे क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट सारे। तो मैंने फिर से वैसा ही करा। और इनऑर्गेनिक में तो सारे बच्चे कन्फ्यूज ही थे कि क्या आना है क्या नहीं आना है, सब वैसे स्टेज में चल रहे थे। तो मेरा भी कुछ चैप्टर्स में ऐसा ही स्टेज था, जैसे P ब्लॉक आप ले लो। फिर भी मैंने पढ़ा, एट लास्ट आई थिंक मैंने सारा इनऑर्गेनिक पढ़ डाला था। NCERT भी लास्ट ईयर के पुराने NCERT में जो P ब्लॉक थे सारे मैंने कर डाले। मेरे मॉक में लास्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 600+ जा रहे थे सारे लास्ट मॉक्स में। तो एक्सपेक्टेड एटलीस्ट, जब आपके मॉक्स में इतने मार्क्स जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स, शायद उससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं नीट में परफॉर्म करूँगा। होता ही है, सारे बच्चों का होता है। लास्ट का प्रिपरेशन आपको पता ही कितना हेक्टिक होता है। हम करते गए लास्ट 1 मई को मेरा मॉक था, जिसमें कि थोड़े से मार्क्स गिरे थे मेरे, 595 के लगभग आए थे मेरे उस मॉक्स में। क्योंकि आप देख ही रहे थे एलन के किस तरीके के आ रहे थे। जिनको पता होगा, जिन्होंने दिया होगा एलन का मॉक, तो उन्हें पता होगा कि एलन का थोड़ा मॉक का लेवल थोड़ा हाई था। तो उसी अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स भी आ रहे थे। मैं गया नीट के दिन का मैं बता रहा हूँ। मैंने नीट के दिन तो बिल्कुल नहीं, मैं लास्ट नाइट जो मैंने पढ़ा था, पढ़ के मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि अब मुझे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये था मेरा फाइनल कट, अब हो गया मेरा जितना करना था। मैं 4 मई को उठा। 4 मई को उठ के जो वही मेरी माँ मंदिर गई मेरे साथ। मैं बहुत खुश था कि मैंने जो किया अपना 100% दिया पूरे साल। और जैसे मॉक्स के अकॉर्डिंग नीट में पेपर आते थे। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों का प्रिपरेशन जो होता है ना, इसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी टीचर्स को ऐसे आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इसी पैटर्न में होता है कि आप वो 20-25 ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एग्जामिनर का पूछने का तरीका क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते हैं। वो सारे, ये बस नीट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सबके लिए वो अप्लीकेबल। तो सारे बच्चे वैसे ही प्रिपेयर करके गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम एडवांस का क्वेश्चंस बना के गए थे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप नीट लेवल के ही प्रैक्टिस करके जाओगे, आप नीट के ही PYQ करके जाओगे। अगर आपका प्रिपरेशन अप टू मार्क है, आप बहुत ज़्यादा कर चुके हो, एक लेवल तक कर चुके हो कि नहीं इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप जो है फिर JEE मेंस के PYQ लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, मैंने भी लगाया था फाइनली लास्ट ईयर नहीं, मतलब दिस ईयर मैंने भी लगाया था। JEE मेंस के PYQ सारे लगाए थे मैंने, कहीं और से नहीं लगाए थे। वो आपका फिज़िक्स वाला का ही बैच चल रहा था कोई, उसमें JEE मेंस के भी सारे PYQ वगैरह थे, तो मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे, सारा कुछ सॉल्व करा था मैंने। तो मैं तो पूरा श्योर था कि नहीं, चलो सब कुछ मेरा एकदम कंप्लीटेड है, मैं जाऊंगा एग्ज़ाम्स को एकदम कामली लूँगा और अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा, जो सारे बच्चों का सोच होता है। मैं गया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जैसे सब जाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके। हाँ, मेरे से एक गलती वहाँ क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि
आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा बच्चों से होता है, बहुत कम बच्चों से गलतियाँ होती, बट ये पता नहीं ये शायद कुछ था या कुछ, मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे से गलती हो गई। मैं वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पे गया, वो सारा चेकअप वगैरह जो भी होता है वो बात से गुजरा, वहाँ सेंटर पे गया, मैं वहाँ बैठा। हमें पेपर कुछ 2-3 मिनट लेट ही मिला, आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो हमारे जो इन्विजिलेटर थे वो फुल्ली ट्रेंड थे। वो वेट कर रहे थे कोई गेट पे आए, उन्हें बताए कि अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ क्या लिखना है, अब उन्हें क्या, किन का सिग्नेचर लेना है, कितने स्टूडेंट्स का सिग्नेचर। अरे वो पढ़ तो लेते हैं एटलीस्ट, उस पर सारा कुछ लिखा रहता है। और आप ट्रेंड हो, आप इन्विजिलेटर हो, आप पूरे इंडिया के कितने लाखों बच्चों का नीट का एग्ज़ाम ले रहे हो, जो कि आई डोंट थिंक कि कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है नीट। तो आपको एटलीस्ट पूरे तरीके से ट्रेंड होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सिग्नेचर लेना है, कितने बच्चों का सिग्नेचर लेना है, आपको कहाँ सिग्नेचर करना है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। बट मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे तरीके से ट्रेंड थे। वो वेट कर रहे थे कि कोई आए सामने से, गेट पे वो देख रहे थे बार बार कोई आए, उन्हें बताए। अब फिर वो सारा प्रोसेस करके 2-3 मिनट वो हमें पेपर लेट ही दिए। वो बोले जल्दी जल्दी सब खोल लो। मैं खोल रहा था, मुझे नहीं पता मैं किस रस में था, किस सिचुएशन में था, मुझे नहीं पता। मैंने पेपर खोला, मैं शायद ब्लैक आउट हो गया था उस समय, ब्लैंक आउट, मेरा दिमाग पूरा खाली हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो कि कुछ लोगों के साथ होता है। जबकि मेरे साथ ऐसा आज तक, मैंने इतने सारे मॉक्स दिए, इतने सारे नीट लाइक मॉक्स दिए, जैसे कि एलन वाले लेते हैं कि आपको फील कराएंगे कि एकदम नीट आप दे रहे हो, तो वैसा मैंने बहुत सारा टेस्ट दिया, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं गया वहाँ, मैंने अपना OMR निकाला, मुझे पता नहीं मैंने क्यों ऐसा किया। मैं वहाँ टेस्ट बुकलेट नंबर देखा, मैंने टेस्ट बुकलेट कोड देखा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मैंने टेस्ट बुकलेट कोड को अपने टेस्ट बुकलेट नंबर वाले बॉक्सेस में डाल दिया, 2 डिजिट, मेरा 48 कोड था टेस्ट बुकलेट कोड, मैंने टेस्ट बुकलेट नंबर की जगह पे डाल दिया, मैंने 2 बबल्स भी भर दिया। मुझे नहीं पता मैं उसके बाद कितना पैनिक कर गया। मैं उठ के गया इन्विजिलेटर के पास, मैम प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ 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 कुछ करिए मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं था पहले, ना मुझे किसी टीचर्स ने बताया था कि बेटा ऐसा कुछ हो जाए, इसका ये सॉल्यूशन है या इसका ये आउटपुट होता है, या कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होने पे आप पैनिक ना करें। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने ना कुछ ऐसा कभी सुना था। मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत बहुत पैनिक कर गया, मैं रोने रोने पे आ गया था, मुझे इतना स्ट्रेस हो गया उस टाइम। मैं बार बार इन्विजिलेटर के पास दौड़ के जा रहा था, मैम प्लीज़ कुछ करिए मैम प्लीज़, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, मुझे बचा लीजिए प्लीज़। क्योंकि मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, मुझे लग रहा था एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वो मेरा पेपर लेके चली गई, मेरा सीट लेके चली गई और बोली तुम बैठो बेटा, पैनिक मत करो। अरे भाई कैसे पैनिक ना करो यार, मैंने पूरा साल प्रिपेयर किया एक पेपर के लिए, कैसे पैनिक ना करो। आप मेरा पेपर लेके चली गई, मुझे कुछ बताए बिना वो गेट के बाहर चली गई। मैं दौड़ के जा रहा था, वो बोली बैठो, ये अलाउ नहीं है, स्टूडेंट्स उठ के नहीं जा सकते अपने सीट से। कैसे, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को, मैं दौड़ दौड़ के बार बार गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो बोली रुको, मैं NTA के कुछ टीम मेंबर्स रहते हैं, कुछ शायद वो बताते हैं कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि वो भी सही तरीके से ट्रेंड थे। वो मुझे आके बोले कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप सोचो कि उस टाइम मेरा माइंडसेट क्या हो गया होगा, जो एक सामने से NTA के टीम मेंबर्स आके मुझे बोल रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उन्होंने तभी मुझे बताने लगा कि आपको ईमेल करना होगा NTA। अरे भाई रुक जाओ यार, पेपर तो देने दो, मुझे एटलीस्ट काम कर दो, कुछ तो बता दो कि नहीं बेटा टेंशन मत लो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं बताया उन्होंने कुछ, उन्होंने बस सीधा बोला कि बेटा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ये आपकी गलती है, आपके पेपर से निकला है। तो मैं बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था उस टाइम। फिर मैंने अपने आप को शांत किया, क्योंकि मेरी माँ बोलती थी, पहले मेरी माँ बताती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उनको भूल जाओ उस टाइम के लिए, भगवान पे छोड़ के निकल जाओ आगे। मैं अक्सर उनकी बातें सुनता नहीं हूँ, बट मुझे पता नहीं उस टाइम ये चीज़ें याद आई, मैं भूल गया, मैं आगे बढ़ा पेपर को उस टाइम वो प्रॉब्लम्स को छोड़ के। और मेरे इन्विजिलेटर ने आगे बताया कि वो आपने जो लिखा है गलत कोड डाल दिया पे टेक्स्ट बुकलेट नंबर के जगह पे, आप टेक्स्ट बुकलेट नंबर को उस पर ओवर राइटिंग करके लिख दो और बबल्स को फिर से भर दो। मैंने 2 बबल्स भर दिए, जैसा इन्विजिलेटर ने बताया मैंने कर दिया।
आप विश्वास नहीं करोगे, वो इन्विजिलेटर मुझे आके बोलती है दूसरी वाली, बेटा इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। अरे भाई यार, वो डेटा है, वो टेस्ट बुकलेट नंबर, वो मेरे उससे वो क्वेश्चंस थोड़ी हैं जो मेरे मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। मैं समझ गया कि खैर इनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिला। मैं आगे बढ़ा, मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। बायो मैंने स्टार्ट किया पहले। मैं बता दूं, मेरा टेस्ट में भी यही पैटर्न रहता था कि मैं बायो पहले करूं, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, मेरा यही पैटर्न होता था। मैंने बायो पहले करा, और बायो मुझे उस समय स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में नहीं लगे बिल्कुल भी लेंदी। मैं करता गया। जब थोड़े 3-4 पेज बचे हुए थे लास्ट के, वो मुझे थोड़ा लेंदी फील होने लगा, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट्स थे कि अब मैं उस समय थोड़ा सा पैनिक था, ज़्यादा मैं शांत कर चुका था खुद को, लेकिन मेरे 15 मिनट बर्बाद हो चुके थे उस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा दौड़ता फिरा इनके पीछे, वो आए मुझे समझाए, तो फिर भी मैंने करता गया। मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मैं मॉक्स में आपका बायो को 45 मिनट, वो आपका ये अपर लिमिट है, उस टाइम तक मैं कंप्लीट कर ही लेता था विथ OMR बायो को। लेकिन मैं करता गया, एकदम एक फ्लो में करता गया, बहुत रस में कर रहा था मैं, किया मैंने, और मैं करते करते आपका बायो कंप्लीट किया। मेरे 1 घंटे 15 मिनट विथ OMR मेरे लग गए बायो में। तो मैं उस टाइम पैनिक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरा लेट हो गया था वो 15 मिनट, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया हो मेरे साथ, इसी वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन मैं फिर भी पूरा पेपर अटेम्प्ट करूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि बायो भी ऐसा लेन दिया है कुछ भी। मैं अटेम्प्ट कर गया बायो, थोड़ा शांत हुआ। मैं फिजिक्स पे जाने वाला था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखा मैंने, वो आपका मैग्नेट वाला था, वो अंदर 0 बाहर 0, वही एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 48 कोड वाला। तो मैंने वो क्वेश्चन शायद ही पहले कभी देखा होगा, मैंने नहीं देखा था कभी, तो मेरे से तो वो बना नहीं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही जब नहीं बना, तो मैं सोचा कि अभी फिजिक्स को रहने देते हैं, मैं बाद में करूँगा, क्योंकि इस चक्कर में फिज़िक्स, क्योंकि मेरे को मॉक्स में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाते थे, 1 घंटे तो एटलीस्ट लग ही जाते थे फिज़िक्स करने में, तो मेरे पास उतने टाइम थे नहीं। मैं सोच रहा था पहले मैं, अगर केमिस्ट्री इजी हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट टफ होता है तो बाकी कुछ थोड़ा मतलब मॉडरेट या इजी रहता है, तो मैं सोच रहा था कि केमिस्ट्री को मैं थोड़ा फास्ट कर लूँ, और मैं जितना भी टाइम बचेगा मैं सारा फिज़िक्स पे दे दूँगा। मैं गया केमिस्ट्री करने। केमिस्ट्री मेरा उतना भी अच्छा नहीं था, जो सच बात है। मेरा फिज़िक्स बहुत अच्छा था, फिज़िक्स और बायो बहुत अच्छा था मेरा स्टार्टिंग में भी, और सारे मॉक्स में भी मेरे फिज़िक्स में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, मतलब 655 से हमेशा एवर भी रहे, कुछ में कम गए, वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो मैं गया केमिस्ट्री में, मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, बहुत सारे अजीब क्वेश्चंस मिले। मतलब वो ऐसे थे कि आप स्पीड में सॉल्व कर रहे हो, एक ब्रेकर के टाइप थे, आपको रोक देते थे कि रुक जाओ। अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम, सारे आंसर्स को देखना, इतना क्लोज आंसर्स मैंने आज तक मैं देखा था, मैंने NCERT के बुक्स में ऐसा देखा था, लेकिन इतने क्लोज आंसर्स मैं बता नहीं सकता हूँ मतलब। लेकिन मैं पैनिक नहीं किया, मेरे को लग रहा था कि मेरे से गलती हो गया, इसी वजह से ये क्वेश्चंस मेरे को ऐसा फील हो रहा है। मैं आगे बढ़ता गया, मैंने सारा केमिस्ट्री कर डाला, मेरे पास बचे थे मात्र 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में मैं तो बिल्कुल समझ गया था कि अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं फिज़िक्स में गया, जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि मैं एक बार में बना सकता हूँ, मैंने बनाए। कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मैंने उन्हें पहले कर डाला। कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो भी मेरे से नहीं बन रहे थे। ये बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है यार, आपको भी पता होगा, जो पेपर दिए उन्हें पता होगा कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है वो जब आपसे बन के वो ऑप्शंस में आंसर ही नहीं आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है। वो मेरे साथ हुआ। लेकिन जिन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा था कि मैं बाद में करूँगा, उन पे मैं गया, टाइम बच गया था, क्योंकि टाइम बच नहीं गया था, एटलीस्ट क्वेश्चंस भी उतने बच गए थे मेरे, लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चंस बच गए थे।
मैं उन पे गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे उसे पढ़ रहे थे, तो या तो वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस था, उन्हें पढ़ने में एटलीस्ट 50 to 60 मिनट लग ही जा रहे थे, सॉरी 50 to 60 सेकेंड्स लग ही जा रहे थे उन क्वेश्चंस को पढ़ने में। तो वो बहुत हेक्टिक हो रहा था कि यार क्वेश्चंस पढ़ूं, उसे लगाऊं। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में सारे डेटा दिए हुए थे, बच्चे को फार्मूला भी आता था, मुझे फार्मूला भी आता था, लेकिन उस क्वेश्चंस को पढ़ के उससे डेटा को निकाल के उस फार्मूले में डालना वो टफ हो रहा था उस टाइम, क्योंकि टाइम ही नहीं था। फिर भी मैंने उसी रस में जो भी जहाँ तक मैं कर पाया मैंने सॉल्व किया फिज़िक्स। मैं बिल्कुल हार गया था, मैं बाहर निकला, मैं सोच के आया था कि मैं अपनी माँ को बोल दूंगा, मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। मैंने अपना सारा कुछ लगाया, मैंने अपना 100% दिया, माँ मेरे से नहीं हो पाया एग्ज़ाम, मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे रहते हो आपको नहीं पता होता कि क्वेश्चन टफ है, इजी है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना। आपको बस यही लगता है कि कुछ या तो मेरे में प्रॉब्लम है, या तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से मुझे टफ लग रहा है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो मैं सोच के आया था कि मैं बाहर जाकर अपनी माँ को बोलूँगा, माँ मेरे से नहीं हो पाया, माफ़ कर देना, शायद ये फील्ड मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बाहर गया, जैसे मैं बाहर निकला, पहले तो उस टाइम वो मुझे बाहर निकलने दिए नहीं, आपका 5 बज गया था, और कुछ बच्चे तो आई थिंक 5:20 तक भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्विजिलेटर बिल्कुल अनट्रेंड थे। वो आपका, मैं तो शायद फर्स्ट सेकंड बेंच पे था, तो मेरा पेपर ले लिया था उन्होंने, लेकिन वो इतने अनट्रेंड थे कि वो पेपर ले के जिन बच्चों ने पेपर दे दिया, लग रहा था ये कोई मॉक टेस्ट चल रहा है। वो पेपर लेके पेपर गिने जा रहे हैं कितने बच्चों ने पेपर दिया, तब तक कुछ पीछे के बच्चे पेपर बैठ के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, वो सॉल्व किए जा रहे हैं, उनको 20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा मिला। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप CCTV चेक करवा सकते हो मेरे सेंटर का, अगर कोई सुन रहे हैं NTA की तरफ से, तो ऐसा हुआ है मेरे सेंटर पे, मैंने देखा है। बच्चे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, कुछ बच्चे OMR भर रहे हैं लास्ट 20 मिनट तक। मुझे पता नहीं चला था ये क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे, तो मैं वेट करता रहा। फिर वो सारे बच्चों का पेपर लिए, सबको वेट कराए, रुको, वो कुछ सिग्नेचर होके गया, वो एक मैम गई, वो रख के जब तक नहीं आती तब तक आप जा नहीं सकते। सारे बच्चे एकदम उदास थे, सारे के सारे। उस टाइम फील नहीं हुआ, उस टाइम मुझे लगा कि शायद मेरा बुरा पेपर गया तो मैं उदास हूँ। मैं बाहर गया, उसके बाद जो मैंने सीन देखा, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कुछ बच्चे, पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स खुश हैं कि मेरे बच्चे का अच्छा पेपर गया, क्योंकि लास्ट ईयर के मार्क्स के अकॉर्डिंग सब तो उससे ज़्यादा ही ना एक्सपेक्ट करता है, तो सब वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे पेरेंट्स भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं गया, मैं सोच के गया था कि मैं अपनी माँ को बताऊँगा, माँ मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैं बाहर निकला, मैंने जब ऐसा सिचुएशन देखा, ऐसा कंडीशन देखा, तो फिर मुझे लगा शायद पेपर ही ऐसा कुछ आया था या कुछ, उसमें समझ नहीं आया मुझे। मैं ऑटो में बैठा, मैं घर गया, न्यूज़ देखा, तो यार NTA ने ऐसा कर दिया, नीट का 2025 का पेपर ऐसा आ गया, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था नहीं। तो उस टाइम तो मैंने अपने नंबर नहीं जोड़े, क्योंकि मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि मेरे नंबर, पता नहीं। हाँ मुझे थोड़ा सा श्योरिटी था कि हाँ मेरे 500 से तो ऊपर ज़रूर आएंगे, लेकिन कितने आएंगे वो क्वेश्चन तो दिमाग में रहता है ना। गया मैं उसी रात को, फिर मैं बैठा जोड़ने के लिए, जोड़ा मैंने एक कोच, में नाम नहीं लूँगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैंने उससे जोड़ा, तो मेरे 527 के लगभग आया था। मैं जोड़ के गया, शांति से मैं सो गया उस टाइम, शांति से, क्या यार दिमाग में चलता ही रहता, सोया। फिर मैंने दूसरे कोचिंग से जोड़ा, मेरे 521 आया, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन जोड़ने में मेरे से मिस्टेक हो गया, तो मैंने छोड़ दिया था वो क्वेश्चन। वो मेरा फाइनल मार्क्स है, मैं उसी मार्क्स पे स्टिक हूँ, वो मेरा मार्क्स था, मैंने जो लास्ट फाइनली जोड़ा, और दैट्स इट। अब वो फुल्ली डिपेंड करता है कि NTA कैसा रिजल्ट देता है, NTA किस तरीके से इस टेस्ट को, इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कराया, वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस लेवल का पेपर था, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों का, जिनका कि लास्ट ईयर जितने भी मार्क्स थे उससे ज़्यादा उनका मार्क्स इस ईयर आया हो, बहुत रेयर है, ऐसा तो मुश्किल ही है।
लेकिन जिनको आया हो कॉन्ग्रेचुलेसन्स उनको यार, लेकिन बहुत मुश्किल है। और बीच में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, जो सच बात है। मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ डालूँ। वैसा सिचुएशन था नहीं, वैसा कंडीशन मेरा था नहीं। बट फिर मैंने ये कट ऑफ वगैरह देखा तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक जीएमसी मिल जाए। मुझे नहीं चाहिए कुछ, एटलीस्ट एक जीएमसी, एक एमबीबीएस सीट चाहिए बस, जिसके लिए मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ। कुछ नहीं चाहिए। और ये फिर से कुछ न्यूज़ निकल के आया, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये आपका एमपी का 11 सेंटर्स, अब देखो क्या होता है। एनटीए स्मूथली तो मुझे नहीं लगता किसी भी साल नीट करा पाएगा इन फ्यूचर भी। लास्ट ईयर इतना कुछ होने के बावजूद आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस सेंटर में करा रहे हो। मेरे खुद के सेंटर में आई थिंक 1 मिनट के लिए तो लाइट गया था, बिल्कुल बिल्कुल गया था। मेरे खुद के सेंटर में गया था। वो दौड़ दौड़ के इन्विजिलेटर वो हटा रही थी, खिड़की से पर्दे हटा रहे थे। ऐसे नहीं होता है ना यार एग्ज़ाम। हम तो स्टूडेंट, हम तो बच्चे हैं यार, हमें तो पता है कि, हमें एटलीस्ट पता है, हमें भी पता है कि यार एग्ज़ाम कैसे कराया जाता है। कंडक्ट कराओ ना यार सही से। अब कंडक्टिंग बॉडी आपको नहीं हो रहा है तो आप 2-2 कंडक्टिंग बॉडी मिल के तो एटलीस्ट कराओ। बच्चे का फ्यूचर के साथ ऐसे मत खेलो यार। बहुत मेहनत करते हैं हम, सब कुछ त्याग देते हैं, एक साधु की तरह ज़िंदगी जीते हैं हम स्टूडेंट्स। बहुत मुश्किल होता है यार, आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको आता है तो आप एटलीस्ट ऐसा तो कुछ करो कि उनके साथ गलत ना हो यार। बिल्कुल गलत है ये, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। इतने बच्चे रोते हुए, इतने ज़्यादा बच्चे बिलखते हुए, वो मेहनत किए हैं इसलिए रो रहे हैं। वो खेल खेल में ऐसे नहीं आगे उठ के कि हमें नीट देना है, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत मेहनत किए हैं। वो पहली बार नहीं रो रहे हैं, वो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। उन्होंने कभी बहुत कम मार्क्स भी देखे, बहुत अप मार्क्स भी देखा। वो बस एक्सपेक्ट करके गए थे कि ये फाइनल एग्ज़ाम इसके लिए, जिसके लिए मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है, जिसके लिए मैं इतना लड़ा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है वो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। मैं वेट करूँगा बस आपका रिज़ल्ट डे का। वो पता नहीं वो 14 जून का है, कब आएगा मुझे नहीं पता। वो कोर्ट के डिसीजन पे, बाकी सारे डिसीजन पे। हाँ, और मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट देता रहूँगा कि मेरी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। जो नए बच्चे ड्रॉप लेंगे, मुझे उनके बाद उनको भी कुछ बताना है। बहुत कुछ है, मैं बताऊँगा ज़रूर। और इस वीडियो के लिए बस थैंक यू। और आगे मैं मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा, आपसे भी बातें करूँगा मैं। थैंक यू।